हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई अकेडमी। तो आप लोग को पता है हमारा एडिटोरियल ब्रेकडाउन यहाँ पर इनिशिएटिव चल रहा है, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे नहीं मिले थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, कुछ यहाँ पर आपका सोशल इश्यूज से भी रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग यूएस टैरिफ रूलिंग और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ट्रेड स्ट्रेटेजी पर। तो हुआ क्या, थोड़ा तो मतलब अभी आई डोंट नो हाउ ट्रम्प इज वर्किंग दिस डेज, लाइक व्हाट इज दिस माइंडसेट, आई डोंट नो। मतलब एक तो होता है चलो हम एक सुपर पावर हैं, हम एक नॉर्मल कंट्री भी है, तो हम ऐसा सोकर उठेंगे, जो मन में आएगा बोल देंगे, फिर चले जाएंगे। अभी वैसा चल रहा है। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है वहां पर यूएस में, उन्होंने बोला कि अब जो आप टैरिफ्स लगा रहे हो वो 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ग्लोबली इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ट्रम्प का ईगो हर्ट हो जाता है। अब ट्रम्प का ईगो हर्ट हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसको बढ़ाकर 15% कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा गेम चल रहा है। कोई भी आप लोगों को पता ही है, अभी तक कुछ भी स्टेबिलिटी आ नहीं रही। यूएस सोकर उठता है, उसको लगता है ओके चाइना हमसे आगे जा रहा है, तो तेजी से यहाँ पर सबको धक्का मार दो तो आगे पहुंच जाओगे। अब कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन खैर हम लोग यहाँ पर अपने एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यूज के लिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आया है। एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आया है तो आरबीआई ने भी कुछ रूल्स यहाँ पर चेंज किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हमें मिलती हैं वो 9 महीने में मिल जाती थी। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मतलब मैंने अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करा है, तो यहाँ पर आरबीआई का रूल था कि मुझे 9 महीने के अंदर अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए। उसको आरबीआई ने बढ़ाकर 15 महीने कर दिया। तो कुछ चेंजेस आरबीआई ने करे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारा ट्रेड अफेक्ट हो रहा था। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के साथ में। सो उसके बैकग्राउंड में वही बात बोली गई है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने लिमिट कर दिया प्रेसिडेंट का एबिलिटी टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स अंडर इमरजेंसी पावर्स। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्रेसिव टैरिफ फ्रेमवर्क जो था वो थोड़ा वीकेन हो गया, और टैरिफ जो थे लेकिन वो तो पूरी तरीके से गए नहीं। नए लीगल रूट्स यहाँ पर इन्होंने फिर से यूज करना शुरू कर दिया, और जो ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट है नाउ दैट इज अनसर्टेन एंड अनस्टेबल। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा यूएस टैरिफ के टूल्स अगर हम समझना चाहें, तो इनके पास में ना कुछ अलग अलग लॉज हैं। ओके, जैसे एक लॉ है, मैं आपको ना बहुत सिंपल सिंपल बता रही हूँ, देन वी विल रीड दिस थियरी। तो सबसे पहला है इनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1997, जिसमें इमरजेंसी टैरिफ लगाए जाते हैं और ये एक एग्जीक्यूटिव पावर टूल बन जाता है। फिर सेक्शन 122 आता है ट्रेड एक्ट 1974 के अंडर, जिसमें टेम्पररी टैरिफ्स लगाए जाते हैं। ये जो टैरिफ्स लगते हैं ये यहाँ पर 150 डेज के लिए लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर मीनिंग शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग अपना डेफिसिट कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है सेक्शन 301, जहां पर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को पनिश करते हैं। ट्रेड रिटेलिएशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर सेक्शन 232 में नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स की बात होती है, जिसमें प्रोटेक्शनिज्म वाया सिक्योरिटी की बात करते हैं। और सेक्शन 338 है इनका टैरिफ्स एक्ट, आपको याद नहीं करना क्योंकि ये यूएस का है, बस एक बेसिक बैकग्राउंड के लिए हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पर अप टू 50% टैरिफ्स ये लगा सकते हैं, और ये एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिस्ट ऑप्शन है। प्रोटेक्शनिस्ट होता है कि मैं अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग्स को यूज कर रही हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कंट्री को बाहर की चीजों से बचाना है, जैसा हमने 1991 के रिफॉर्म से पहले किया हुआ था। कुछ उस तरीके का यहाँ पर हमारा बिहेवियर होता है, हमारा एज ए यूएस का होता है, हमारा नहीं। सो यहाँ पर अब ये दिखाता है कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपने लीगल फ्रेमवर्क को यूज कर कर यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी वेपन बना रही है। और अगर हम आज के समय की बात करें, सो ट्रेड पॉलिसी टुडे इट इज नॉट इकोनॉमिक, it is legal plus geopolitical. So now a recent ruling by US Supreme Court against reciprocal tariffs, it has reshaped global trade dynamics. अब कोर्ट ने बोला कि भाई जो यूज है यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट का फॉर इम्पोजिंग टैरिफ्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड शुड हैव इन्वॉल्व्ड कांग्रेशनल अप्रूवल। तो यहाँ पर जैसे कांग्रेस हमारे यहाँ होता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनकी पूरी बॉडीज होती हैं, तो उसको कांग्रेस अप्रूवल बोल रहे हैं
खैर हम उतना लॉज में नहीं जाएंगे उनके फ्रेमवर्क के, बस बेसिक समझो। तो यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी आई कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी क्या है। न्यू स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, स्पेशली अमिड ऑनगोइंग बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ट्रेड पॉलिसी में किस तरह से काम कर रही है, और ये जो पूरा का पूरा चीज है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो रूलिंग है वो रीइंफोर्स कर रही है कि भाई ये जो टैरिफ डिसीजंस हैं इसमें लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडीज को भी आप इंक्लूड करेंगे रेदर देन यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट का मन किया जो भी एक्शन उन्होंने लेना है वो ले लिया, ऐसा नहीं करना है, आपको लॉ मेकिंग बॉडीज को साथ लेकर चलना होगा। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो स्वीपिंग टैरिफ्स लगा सकते हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस, ये थोड़ी लिमिट हो जाती है। सो कुछ यहाँ पर लॉज हैं जो मैंने आपको बता दिए। इफ यू वांट टू रीड यू कैन पॉज एंड रीड, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है, हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंडिया की जो ट्रेड पोजीशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो पहले क्या हो रहा था, इंडिया कंट्री स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अंडर 18% का टैरिफ फेस कर रही थी। फिर इस रूलिंग के बाद में ये जो स्पेसिफिक टैरिफ्स हैं ये तो वीकेंड हो गए या पॉज हो गए ऐसा बोल लो, और एक ग्लोबल 15% का जो टैरिफ है वो लगा, और जो हमें यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ्स हैं वो मिल जाते हैं। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, कंट्रीज जो कि यहाँ पर सेम टैरिफ रेट सप्लाई करती हैं जितने भी डब्ल्यूटीओ के पार्टनर्स हैं, अनलेस की कोई स्पेशल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करती है। सो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अभी भी यहाँ पर हायर कॉस्ट यूएस के मार्केट्स में फेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक सिनेरियो जहां पर एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उसमें जनरल टैरिफ स्ट्रक्चर लगेगा रेदर देन जो टारगेटेड रेसिप्रोकल टैरिफ हमारा 18% का लग रहा था, और जो सेक्टोरल टैरिफ्स हैं स्पेशली मेटल्स के ऊपर वो अभी भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस चैलेंजेस की बात करें, देखो टैरिफ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकेंड यहां से समझना। टैरिफ्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे मार्केट से कोई भी चीज दूसरी कंट्री में इंपोर्ट की गई, ठीक है, तो जैसे मैंने अगर 10 रुपए का उसको बेचा और यहाँ पर उसके ऊपर कुछ टैरिफ्स और लग गए, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ड्यूटीज टैक्सेस और लगा दिए गए, तो जब वो यहाँ इस कंट्री में इस कंट्री के मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा मेरा तो वो कॉस्टली हो गया। नाउ other countries like Vietnam, Bangladesh, and there are many other countries who sell the same product which are similar in nature. Okay, they are selling the similar products too. So people what they will do as a consumer, आप यहाँ पर हमेशा ही अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो लोअर प्राइसेस पर खरीदना प्रीफर करोगे, और अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप शायद क्वालिटी के साथ भी थोड़ा ऊपर नीचे कर लोगे चीजें। तो यहाँ पर हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो जाती है कम और हमारे एक्सपोर्टर्स यहाँ पर अफेक्टेड हो जाते हैं। फाइन, सो यही हमारे पास पूरा टैरिफ का यहाँ पर गेम है। तो अगर हाई टैरिफ्स रहेंगे तो कॉस्ट इंडियन गुड्स के लिए इंक्रीज हो जाएगी जो आपका यूएस मार्केट में एंटर कर रही हैं, पोटेंशियली अफेक्ट करेंगे उन सेक्टर्स को जो कि अमेरिकन डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। Then you will see negotiation leverage. Negotiation leverage में क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास में यूएस जो है, ठीक है, उसके टैरिफ लगे हुए हैं इस तरीके से, लेकिन कुछ ना कुछ लीगल अनसर्टेनिटीज रहती हैं। तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है कि वो रीनेगोशिएट कर ले टर्म्स को और यहाँ पर ज्यादा बैलेंस कंसेशंस को अचीव कर पाए। बट अगेन एज आई सेड, यूएस में अगर कोई और गवर्नमेंट होती या कोई और पर्सन होते तो शायद ये सारी बातें बहुत ही मीनिंगफुल लगती, बट समवन लाइक डोनाल्ड ट्रम्प हु वेक्स अप एंड फील्स कि अच्छा आज तो सुबह उठकर मूड बहुत अच्छा है तो कुछ अच्छा बोल देंगे, और फिर 2 मिनट में किसी ने कुछ उनको एक चाय खराब भी मिल जाएगी ना उनको, या फिर एक कॉफी का कप अगर उनका ऐसा आ जाएगा तो उनको कलर नहीं पसंद आ रहा तो भी शायद वो एक ट्वीट कर ना किसी एक कंट्री पर यहाँ पर वॉर कर देंगे। इस तरह का उनका मूड रहता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी तो हमें देखने के लिए मिल ही रही है। तो ऐसे में अब यहाँ पर होता क्या है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ओवर हाफ यहाँ पर जो यूएस में हम कर रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ दोज एक्सपोर्ट्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस, वो यहाँ पर 15% प्लस टैरिफ्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकली प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है,
पोटेंशियल फॉल होगा एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में, और जो मार्जिन प्रेशर है इंडियन फर्म्स के ऊपर वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। सो सेक्टर्स अफेक्टेड क्या रहेंगे, स्टील और एल्यूमिनियम, यहाँ पर ऑलरेडी आपका सेक्शन 232 के अंडर आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स और पॉसिबली इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्सटाइल्स, ये सभी सेक्टर्स हमारे कौन कौन से, स्टील एंड एल्यूमिनियम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड पॉसिबली इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स, ये सब अफेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर टैरिफ्स जो हैं वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर एक टैक्स की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन ये इंडिया के लिए है, वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, विड्रॉ कर रहे हैं अगर हम नेगोशिएशन से तो एडवर्स रिएक्शन मिलेगा, और एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट हमें करनी होगी जिसमें कि यूएस जो है, ठीक है, वो स्टिल हमें लॉन्ग टर्म गेन्स ऑफर कर सकता है। सो ये बोलते हैं कि इवन दो यहाँ पर हमारे पास में चांसेस कम है बट लॉन्ग टर्म हमें गेन्स मिलने के चांसेस हैं। और पॉलिसी प्रायोरिटीज की बात करें तो एक डिजिटल सॉवरेनिटी हमें अपने ट्रेड रूल्स में मेंटेन करनी होगी, एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स हमारे अलाइंड होने चाहिए डोमेस्टिक प्रायोरिटीज के साथ में, और ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारी ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स से हमें सेपरेट करनी होगी। सो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पोटेंशियल गेन्स होते हैं किसी भी डील से, इसीलिए ये बोलते हैं कि भाई देखो इंडिया को ना वॉक अवे नहीं करना इन ट्रेड टॉक्स से, इनको रेदर क्या करना है, एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएस, इसीलिए यहाँ पर जो कोर्ट की रूलिंग्स है वो यूएस की बार्गेनिंग पावर को थोड़ा सा कमजोर कर रही है, वीकेंड कर रही है, और हमारा नेगोशिएशन लेवरेज बढ़ रहा है। तो अगर हम वॉक अवे करते हैं तो उससे क्या होगा, इट में ट्रिगर हार्शर टैरिफ। तो गेम थियरी यहाँ पर ट्रेड नेगोशिएशंस में आ रही है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग एंगेजमेंट व्हाइल रीनेगोशिएटिंग टर्म्स। नाउ दे से कि इंडिया को कुछ चीजों पर फोकस करना है, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर यूएस बात करता है कि भाई इंडिया कुछ स्ट्रिक्टर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स लेकर आओ। आपको भी पता है हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खराब पहुंच जाते हैं, आजकल तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी टेस्टिंग हो रही है, तो हमें दिख रहा है ये सिचुएशन कितनी खराब है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे कि डिजिटल सॉवरेनिटी है, कंट्रोल ओवर डेटा रेगुलेशन, डिजिटल टैक्सेस, एआई गवर्नेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिना स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट प्रेशर के, और ये कुछ क्लासिकल ईएसआई थीम्स होती हैं जिसमें पॉलिसी ऑटोनॉमी देखने के लिए मिलती है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है, राइट। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपनी चीजों को ये बोल रहे हैं कि थोड़ा हमें भी अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, और एक क्लॉज अगर पूरे बायलैटरल फ्रेमवर्क में ऐसा आ जाए कि कोई भी कंट्री यहाँ पर एडजस्ट कर सकती है अपनी कमिटमेंट्स अगर टैरिफ स्ट्रक्चर चेंज होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी नेगोशिएशंस में आएगी। फिर ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बोलते हैं कि भाई जो ग्लोबली चीजें चल रही हैं, फ्यूचर टैरिफ एक्शंस यहाँ पर अगर यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे तो लीगल चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में अगेन अनसर्टेनिटीज आएंगी। ट्रेड रूल्स जो हैं वो हमारे फ्रेगमेंटेड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बहुत ज्यादा रिलायंस करेंगे डोमेस्टिक ट्रेड लॉस के ऊपर रेदर देन मल्टीलैटरल मैकेनिक्स, तो प्रेडिक्टेबिलिटी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम्स की यहाँ पर इफेक्ट होती है। फिर ये बात करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉर एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये कहते हैं जैसे इंडिया है ऐसी कंट्रीज के लिए डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि जो एक्सपोजर है अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ रिजीम्स का ये थोड़ा रिड्यूस हो सके। सो ओवरऑल ये बोलना चाहते हैं कि देखो ये जो सिचुएशन है ना ये बड़ी ट्रिकी हो गई है। रूलिंग हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म को तो रिमूव कर नहीं रही, रेदर लीगल अनसर्टेनिटी लेकर आती है, मल्टीपल टैरिफ पाथवेज क्रिएट कर रही है, नेगोशिएशंस में एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो बन गई कि रीनेगोशिएट कर लें, लेकिन जो एक्सपोर्ट रिस्क है वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है। फिर ये बोलते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इंप्लीकेशन देखिए, तो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट, इंडियन एक्सपोर्टर्स को अब डाइवर्सिफिकेशन करना होगा अपने मार्केट्स का। डाइवर्सिफिकेशन मीनिंग देखो अभी हम यूएस में जैसे जाते हैं या फिर यूके में अपने प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, या लेट्स से यहाँ पर अलग अलग कुछ हमारे पास 10-20 कंट्रीज है, अब हमें वो 10-20 कंट्रीज का नंबर बढ़ाकर 50 करना है, हम अफ्रीकन नेशंस में जाएं वहां पर एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपना,
हम साउथ अमेरिका को केटर करें, हम अपना साउथ एशिया को केटर करें, वेस्ट एशिया को केटर करें, तो मार्केट डाइवर्सिफाई करने हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर बहुत ज्यादा हमें डिपेंडेंट नहीं रहना। फिर यहाँ पर जो करेंसी रिस्क होता है उसको हेज करना होता है। तो मैंने आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर अंडर डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा रखा है, उसको आप एक बार देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में जो करेंसी रिस्क होता है उसको हम यहाँ पर हेज कर लेते हैं बैंक के साथ में, यहाँ पर फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर या फिर क्या कर सकते हैं, इंडिया के बैंक्स की जगह हम बाहर के जो बैंक है, फॉरेन बैंक है, उनसे भी कर सकते हैं। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स को डाइवर्सिफाई करने हैं मार्केट्स, अपग्रेड करनी है वैल्यू चेन्स ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिमिलर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई खास फीचर्स नहीं ला रहे हैं अपनी सर्विसेज में, सब चीजें अपग्रेड करते रहना है समय के साथ। नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी में ये बोलते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है करेंटली, ये इंडिया को फेवरेबल प्रोविजंस ला सकती है डिजिटल ट्रेड में, स्टैंडर्ड्स में और मार्केट एक्सेस में, तो उसको यूज करना है। फिर ये बात करते हैं ट्रेड डिप्लोमेसी की। ये कहते हैं कि भाई देखो एंगेजमेंट जो है यूएस के साथ उसे बैलेंस करो, डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस को तो आपको सेफगार्ड करना ही होगा क्योंकि ये एक की डिप्लोमेटिक चैलेंज है हमारे लिए अभी तो। फिर यहाँ पर आपका मोस्ट फेवर नेशन टैरिफ, जैसे मैंने बताया था, एक बेसलाइन टैरिफ रेट होता है, जितनी भी हमारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं सब पर इक्वली लगाया जाता है, अनलेस कि दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। रेसिप्रोकल टैरिफ में यहाँ पर जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मान लो इंडिया ने यूएस पर लगाया तो फिर रिस्पॉन्स में यूएस इंडिया पर लगा देगा। डिजिटल सॉवरेनिटी, एक कंट्री की एबिलिटी कि वो अपनी डिजिटल इकोनॉमिक डेटा को, यहाँ डिजिटल इकोनॉमी, डेटा फ्लोज और टेक्नोलॉजी पॉलिसीज को यहाँ पर क्या कर सकती है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली रेगुलेट कर सकती है। ट्रेड डेफिसिट, जहां पर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स और सर्विसेज को रेदर देन एक्सपोर्टिंग। क्लियरली यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। देन आते हैं एग्जाम लेंस और हिडन लर्निंग एंगल्स के ऊपर। सो आप देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले ये क्या बोलते हैं कि जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं वो इंक्रीजिंगली डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं रेदर देन हमें जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, अब ये डब्ल्यूटीओ क्यों बना था, इन्हीं सिचुएशन से तो केटर करने के लिए बना था और शांत, एकदम शांत बैठा हुआ है। यहाँ पर ना आपके पास कभी पूछा भी जा सकता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि डब्ल्यूटीओ का जो रोल था वो यहाँ पर बिल्कुल ही जीरो है, या फिर डब्ल्यूटीओ एज अ बॉडी इनइफेक्टिव हो चुकी है जैसे कि यूएन हो चुका है, राइट। तो यूएन जब वॉर होते हैं तो कुछ नहीं बोलता, डब्ल्यूटीओ जब यहाँ पर ये ट्रेड वॉर हो रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा। लीगल चेक्स एग्जीक्यूटिव पावर्स पर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस, और इंडिया की जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो बैलेंस करेगी मार्केट एक्सेस के साथ में। हमें रेगुलेटरी ऑटोनॉमी को तो प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली अगर हम बात करें डिजिटल ट्रेड की। और ये पूरी जो चीजें चल रही हैं ये दिखाती हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, लॉ और इकोनॉमिक्स साथ में इंटरसेक्ट करते हैं मॉडर्न ट्रेड पॉलिसी मेकिंग में। सो बेसिकली हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड, लीगल कंस्ट्रेंट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ट्रेड नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी, इन सब के बारे में जानने के लिए मिला। हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि जो ट्रेड टेंशंस हैं वो कैपिटल फ्लोज को और करेंसी वोलेटिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे अफेक्ट होते हैं, हायर टैरिफ लगेगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लोअर हो जाते हैं और एक्सपेंशन भी फिर कम हो जाता है। सो यहाँ पर जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है उसमें एक नया फेज अनसर्टेनिटी का ऐड हो गया रेदर देन की एक स्टेबिलिटी आती, और एक कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी जहां पर हम एंगेजमेंट मेंटेन करेंगे while we are safeguarding digital sovereignty, agriculture standards and policy autonomy. It will be essential for us to navigate an evolving and unpredictable landscape. Clear है? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द रश टू सेट अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था जहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारे वाटर कंजम्पशन है, नेचुरल रिसोर्सेज कंजम्पशन है, लैंड है, ठीक है, इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाएगी और कैसे यहाँ पर हमें इसके कुछ यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव साइड हमने देखी थी, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इतना रश क्यों कर रहे हो आप लोग कि इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बात करता है। पहला कि अगर आप यहाँ पर डेटा सेंटर्स बनाओगे तो क्या होगा,
सबसे पहले तो जैसे यूएस में इलेक्ट्रिसिटी और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो इंडिया में भी अफेक्ट होगा। फिर इंडिया यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस करती है, लेकिन डेटा सेंटर्स तो इंडिया में बहुत कम है, और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखा जा रहा है। सो डेटा सेंटर्स, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आर बिकमिंग द न्यू ग्लोबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द न्यू ग्लोबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ऑयल रिफाइनरीज या पोर्ट्स होते थे पहले, तो यहाँ पर अब आपसे इसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये बोलते हैं कि जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है एआई का और क्राउड इंफ्रा का, इसमें एक ग्लोबल रेस आई है कि कैसे डेटा सेंटर्स हमें बिल्ड करने हैं। एंड रीसेंट कमेंट्स बाय द यूएस पॉलिसी मेकर्स, they are questioning about why American energy resources power AI services जो कि कंज्यूम तो अब्रॉड हो रही हैं, और यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल अर्जेंसी आ गई है इस ट्रेंड में। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडिया एक की डेस्टिनेशन बन चुका है डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लार्ज यूजर बेस है हमारा, और सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यूएस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो हैं, उन्होंने की कंसर्न रेज किया था कि यूएस इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू सर्व एआई यूजर्स इन इंडिया, ये उनका टर्म था। तो यहाँ पर जब इंडियन यूजर्स यूएस बेस्ड एआई सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, तो यूएस को एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, और इंडिया यहाँ पर यूजर बेनिफिट्स कैप्चर करता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर और एनर्जी सिक्योरिटी डिबेट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ईएसआई का कुछ कॉन्सेप्ट लगता है इसमें कि एक डिजिटल ट्रेड इम्बैलेंस, अभी तक आप ट्रेड इम्बैलेंसेस पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पर डिजिटल ट्रेड इम्बैलेंस देखते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होती थी पहले, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग डिबेट्स होती थी, क्रॉस बॉर्डर सर्विस कंजम्पशन की डिबेट्स होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी एक डिबेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ कोर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट ड्राइव्स डेटा सेंटर एक्सपेंशन? एआई एप्लीकेशंस हैं अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स। तो मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डेटा सेंटर्स प्रोसेस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, ट्रेन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं एआई सिस्टम्स को, और यहाँ पर ये डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ठीक है, इंडिया एक सिग्निफिकेंट शेयर अपने डिजिटल डेटा का, ग्लोबल डेटा का शो करता है, होस्ट करेंगे केवल एक स्मॉल प्रपोर्शन ग्लोबल डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। ये एक मिसमैच यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स क्रिएट करता है डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज के लिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन यूजर्स के क्लोज लेकर आए। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो, जो इंडिया में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ग्लोबल डेटा का, वो मतलब अगर मैं परसेंटेज में लेकर चलूं तो हमारा इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल डेटा में वो 20% के अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन यहाँ पर ये स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर 6% से भी लेस है। तो कंट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करती हैं उनको फास्टर प्रोसेसिंग मिल जाती है, साथ में यहाँ पर जो डेटा फ्लो है उसके ऊपर कंट्रोल मिलता है और स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलता है। फिर ये बोलते हैं कि हमें यहाँ पर अगर डेटा सेंटर्स हम बनाते हैं यूजर्स के नियर बाय, तो उससे क्या होगा, जो लेटेंसी है वो रिड्यूस होगी, मीनिंग फास्टर एआई रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, और ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो जाएगी। सो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिएबल कॉस्ट को ओवर टाइम रिड्यूस कर देता है, जिसमें कि हम इंडियन एआई टैरिफ्स को, ट्रैफिक को यूएस सर्वर से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, जिससे कि एनर्जी और बैंडविड्थ कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, किसकी, यूएस की बढ़ रही है। यूएस के सर्वर्स यूज कर रहे हैं और इंडिया के काम आ रहे हैं, ठीक है, तो यूएस में पंगे फट रहे हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तो समझ में आ गया ना इतना। तो डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज में गवर्नमेंट पुश कर रही है डोमेस्टिक स्टोरेज के लिए, डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए। तो आप देखेंगे कि जो डेटा लोकलाइजेशन है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसा मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो डिजिटल इकोनॉमी में हो रही है उसके जैसा ही है, ठीक है। तो इंडिया के यहाँ पर आप यूजर्स जो हैं उनके पास में अगर डेटा सेंटर्स लेकर आओगे तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, लेटेंसी यहाँ पर आपकी लोअर होगी, मीनिंग फास्टर रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं,
बेटर कंट्रोल होगा डेटा फ्लोज में और डिपेंडेंसी ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रमोट करती हैं और एनकरेज करती हैं इन्वेस्टमेंट। फिर आप देखेंगे इकोनॉमिक ड्राइवर्स कौन कौन से हैं बिहाइंड दिस डेटा सेंटर रश। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में स्केल ऑफ डिजिटल डिमांड की बात हो रही है। इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रैपिडली एक्सपेंड कर रही है इंटरनेट यूसेज और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट्स ये बनता जा रहा है। एआई अडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, किसके लिए, कंप्यूटिंग कैपेसिटी के लिए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में इंडिया जो है वो एक ग्लोबल डिजिटल हब की तरह काम कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बूम हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं 1.4 गीगावाट की तो ऑपरेशनल कैपेसिटी है। कितनी है, 1.4 गीगावाट की हमारे पास ऑपरेशनल कैपेसिटी है और 1.4 गीगावाट ही हमारा अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अलावा 5 गीगावाट अभी हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं एक्स्ट्रा। 1.4 ऑलरेडी है, 1.4 अभी अंडर डेवलपमेंट है और 5 गीगावाट के अराउंड हम यहाँ पर अभी प्लान कर रहे हैं। सो बिग टेक्स क्या कर रहे हैं, $67.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और लार्ज इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं ये इन्वेस्ट कर रही हैं बिलियंस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंडिया को एक फ्यूचर डिजिटल हब की तरह देखा जा रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद है ना आपका, फिक्स्ड एसेट्स में होता है कि यहाँ पर आज हमने जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी और लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देगी, कोई मशीन खरीदी लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। फिर स्टेबल रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एआई डिमांड जो है वो हमारी राइज हो रही है। तो डेटा सेंटर्स यहाँ पर कैसे हैं, डिजिटल पावर प्लांट्स की तरह हैं, हैवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होगी और जो पेबैक पीरियड है वो यहाँ पर लॉन्गर चलेंगे। क्लियर हो गया इतना। सो यहाँ पर अब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट आपका ये बोलते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए सब्सटेंशियल ऑपरेशनल और प्लान डेटा सेंटर्स कैपेसिटी है, सेवरल गीगावाट यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर के जो है या तो रन कर रहे हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर यहाँ पर प्रपोज्ड है। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में ये बोलते हैं कि जो डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट है वो एक की ड्राइवर बन गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एडवांस इकोनॉमीज में। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी एक्सपेंशन यूएस के लिए और इकोनॉमिक स्टेक्स यहाँ पर हमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं। फिर ये बात करते हैं जियोपॉलिटिकल और ट्रेड डायमेंशंस की। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो कुछ हिडन रिस्क इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले ये बात करते हैं एनर्जी और एनवायरमेंटल कॉस्ट, जहां ये बोलते हैं कि भाई देखो यूएस में ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो राइज कर रहे हैं और डेटा सेंटर्स ह्यूज पावर और वाटर कंज्यूम करते हैं। तो एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज देखी जा रही हैं, रिसोर्स एलोकेशन ट्रेड ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कॉम्पीट कर रहा है हाउस होल्ड के साथ में और इंडस्ट्री के साथ में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड को भी चाहिए, इंडस्ट्री को भी चाहिए और ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई एडवांस इकोनॉमीज में। डिबेट्स यहाँ पर की कैसे एनर्जी इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलोकेट किया जाए उन कंट्रीज में कम कॉस्ट लगे जहां पर और फास्टर एक्सपेंशन हो सकता है। फिर ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टेंशंस की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि देखो अभी यहाँ पर यूएस इकोनॉमिक डिपेंडेंस देखी जा रही है डेटा सेंटर्स में। तो यहाँ पर एक आपके इकोनॉमिस्ट हैं जैसन फरमैन, एक नाम लिख देती हूँ मैं, जैसन फरमैन। ये बोलते हैं कि भाई देखो जैसन हो जाएगा, जैसन जैसन जो भी है, तो यहाँ पर हमारे पास में विदाउट टेक एंड डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट यूएस जीडीपी ग्रोथ वुड बी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो कोई टेक प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ यहाँ पर ड्राइव करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोला जाता है ना, तो इन्वेस्टमेंट जैसे हाईवेज के लिए बोला जाता है, पोर्ट्स के लिए बोला जा रहा था, आज के टाइम में वही लाइन हम डेटा सेंटर्स के लिए यूज कर रहे हैं और ये की कंपोनेंट्स बन गए हैं मॉडर्न इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए। सो हाई कैपिटल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल्स यहाँ पर बूस्ट करता है। सो आप देखेंगे टैरिफ्स, इमाइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंपनीज कहाँ इन्वेस्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम इंडिया में अगर बिल्ड करते हैं तो ग्लोबल फर्म्स डाइवर्सिफाई करेंगी सप्लाई चेन्स को, और जो एमर्जिंग मार्केट्स है इनकी एक्सेस भी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे डाइवर्सिफाई हो रही है। तो डिजिटल सॉवरेनिटी एंड पॉलिसी पुश, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे लार्ज यूजर बेस है और ह्यूज डोमेस्टिक। सो यहाँ पर हमारे पास में आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो डोमेस्टिक डेटा स्टोरेज अलाइन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और नेशनल डिजिटल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी हमारी इसी तरफ हाथ दिखाती हैं। तो लार्ज यूजर बेस है हमारे पास, ह्यूज डोमेस्टिक डिजिटल डिमांड है हमारे पास। एआई एप्लीकेशंस जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, ई कॉमर्स सब ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेयर टू अगर वेस्टर्न मार्केट्स देखें लोअर है। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्केल है वो नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है जिसमें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स हमारे लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो बहुत सारे एआई डिस्कशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां रेज किए जाते हैं कि इवन दो इंडिया होस्ट करेगा डेटा सेंटर्स, मॉडल्स यहाँ पर ग्लोबल फर्म्स ओन कर रही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब्रॉड रहेगी, तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी ओनर नहीं बन पाएगा, जिसमें कि जो टेलीकॉम और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे पास में अगेन हमें देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है। अब ये बोलते हैं कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में जो डेटा सेंटर्स हैं इनमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैसिव कूलिंग सिस्टम्स चाहिए, वाटर रिसोर्सेज चाहिए। ईएसआई यहाँ पर कहता है कि देखो हमारे पास इंडिया ऑलरेडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस, वाटर स्कार्सिटी बहुत सारे रीजंस में फेस कर रहा है। तो अगर हम रैपिडली एक्सपेंड करेंगे तो टैरिफ रेस करने पड़ेंगे, ग्रिड से स्ट्रेन हमें देखने के लिए मिलेगा और एनवायरमेंटल कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इससे देखो ये बोलते हैं कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, रैपिड एक्सपेंशन जो होगा वो एनर्जी ग्रिड्स को स्ट्रेन करेगा, लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ेगी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स देखने के लिए मिलेंगे, कूलिंग सिस्टम्स कंज्यूम करेंगे सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्सेज, पोटेंशियल चैलेंज होगा रीजंस में जो कि ऑलरेडी यहाँ पर वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस में आप देखेंगे कि ये एआई हार्डवेयर जो हैं वो क्विकली इवॉल्व होते हैं, ये सारा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जो डेटा सेंटर्स रिस्क है वो आउटडेटेड बन जाते हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर डेटा सेंटर्स आउटडेटेड होते जाएंगे और ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपके पास में जैसे पहले है कि हमने बनाया एक हाईवे हमें 20 साल तक यहाँ पर टोल के थ्रू इनकम दे रहा है, अब वो चीज नहीं हो पाएगी। फिर ये कहते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस एडिटोरियल में ना एक स्ट्रेटेजिक टेक एंगल रखा गया कि स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स के ऊपर देखो स्पेस एक्स और बीजोस जो हैं ये डिस्कस कर रहे हैं स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग, और यहाँ पर थोड़ा स्पेक्युलेटिव तो है लेकिन न्यू एनर्जी सोर्सेज और कूलिंग एनवायरमेंट्स को ढूंढा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफी को ही पूरी तरह से बदल सकता है और ऑफशोर एनर्जी या सैटेलाइट इंटरनेट की तरह ये माइट भी काम करे। तो कुछ टेक्नोलॉजी लीडर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेस की तरफ लेकर जाएं ताकि एनर्जी और कूलिंग कंस्ट्रेंट जो हैं उनको एड्रेस कर सके। ऑल्दो अभी स्पेक्युलेटिव हैं, ऐसे आइडियाज हाईलाइट करते हैं रैपिड इवोल्यूशन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज का। फिर ये बात करते हैं ग्रीन डेटा सेंटर इनोवेशन का। सो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में जो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है इसमें एडवांसमेंट होना चाहिए, एफिशिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन बनाओ जो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को शेप करेगा। फिर ये बात करते हैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या रहेंगी। तो सबसे पहले तो इंडिया जो है वो एक डिजिटल हब बन सकता है। सो ये जो रश हो रहा है टवर्ड्स इंडियन डेटा सेंटर्स, तो ये केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, ये यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशंस, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर एआई इकोसिस्टम की बात करते हैं। और इंडिया को इंश्योर करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो डोमेस्टिक इनोवेशन में ट्रांसलेट हो जाए
और ना ही केवल यहाँ पर फॉरेन प्लेटफॉर्म डोमिनेंस को मेंटेन करे। तो होस्टिंग डेटा सेंटर्स बूस्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, आईटी सर्विसेज में, स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया का रोल ग्लोबल डिजिटल वैल्यू चेन्स में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल किया गया फॉरेन फर्म्स के थ्रू, तो इंडिया यहाँ पर सप्लाई करेगा एनर्जी, लैंड और डेटा, जबकि जो स्ट्रेटेजिक एआई कैपेबिलिटीज हैं वो आपकी एल्सवेयर देखने के लिए मिलेंगी। पॉलिसी बैलेंसिंग एक्ट, तो इंडिया बैलेंस करेगा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, लॉन्ग टर्म रिसोर्स मैनेजमेंट और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बिल्डिंग। कुछ यहाँ पर की टर्म्स हैं जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन। सर्टेन डेटा जो है वो स्टोर या फिर प्रोसेस इंडिया की ही नेशनल बॉर्डर्स में होना चाहिए। लेटेंसी में डिले अगर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग अ रिस्पॉन्स इन डिजिटल नेटवर्क। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल कंप्यूटिंग सिस्टम्स, जहां पर सर्वर्स, नेटवर्क्स होते हैं, ट्रेन और डिप्लॉय करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। डिजिटल सॉवरेनिटी, एबिलिटी किसी भी नेशन की कि वो रेगुलेट करें और कंट्रोल करें अपना डिजिटल इकोसिस्टम एंड डेटा रिसोर्सेस को। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको बोली गई हैं कि जो एआई कंपटीशन है वो यहाँ पर इंक्रीजिंगली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप, ना कि सॉफ्टवेयर में इनोवेशन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एसेट्स बन जाएंगे, ट्रेड पॉलिसी के साथ लिंक्ड रहेंगे, एनर्जी इकोनॉमिक्स और डिजिटल सॉवरेनिटी। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन अगर आप करते हो तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं और रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर भी। जैसा हमने देखा हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्सेस एआई हो गया। इंडिया का जो डिजिटल ग्रोथ स्टोरी है वो सर्विस आउटसोर्सिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजी की तरफ अब आ रहा है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पर ये स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। दे से स्कूल एजुकेशन विल चेंज इफ चिल्ड्रन वर टू वोट, रीथिंकिंग इंसेंटिव्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर एक रीथिंकिंग वाली पार्ट लेकर आए हैं जिसमें ये बोलते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि हम बच्चों से बोले कि बच्चे आप वेट यहाँ पर वोट करो, तो शायद जो ये वोट दी जा रही है ना आज के टाइम में कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पर, ये थोड़ी बदल जाए। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे डिमांड करने लगे, ठीक है, आजकल तो बच्चे वैसे भी बड़ों से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। सो यहाँ पर ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ये बोलते हैं कि भाई देखो 20 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से ज्यादा हमारे पास बच्चे हैं अभी, ठीक है, मतलब हमारे पास में इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं। और क्योंकि ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं तो एजुकेशन को ये लोग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है या जो हमारे वोटर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल प्रायोरिटी लेकर नहीं चल रहे। पॉलिसीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए वोटर्स के ऊपर। जैसे कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज यहाँ पर बनाएंगे तो सब्सिडीज, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बोलते हैं ना कि जितनी ज्यादा सब्सिडीज मिल जाए, इन्फ्लेशन यहाँ पर महंगाई महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा ज्यादा। तो यहाँ पर आपके पास में अब आप कहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, हाउ मच इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, डू लेट मी नो। आपके जो स्कूल्स हैं उनमें यहाँ पर कितने बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पर आप सिर्फ अपने अगर अच्छे स्कूल से पढ़े हो तो अपने स्कूल्स मत लो, वो स्कूल्स भी लो जो कि विलेज लेवल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है पब्लिक पॉलिसी की, वो ये दिखाती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है देयर जो कि यहाँ पर वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। एजुकेशन रिफॉर्म्स अगर आएंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात होगी और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल रिटर्न्स जो हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं। सो यहाँ पर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर एक थॉटफुल आइडिया है इनका। यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी इम्प्लीमेंट कोई करेगा नहीं करेगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती नहीं है ज्यादा कि बच्चे ज्यादा पढ़े। तो इंडिया की जो पब्लिक पॉलिसी है वो डिबेट कर रही है ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ग्रुप्स है। यहाँ पर 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं जिनका कोई इलेक्टोरल वॉइस है ही नहीं। ये आर्टिकल बोलता है कि भाई देखो ये जो एब्सेंस है ये पॉलिसी प्रायोरिटीज को शेप कर रही है। रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन में यहाँ पर स्लो डाउन होते जा रहे हैं डिस्पाइट परसिस्टेंट इश्यूज सच एज टीचर शॉर्टेज है, आउटडेटेड पेडागोजी है और एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग सेंटर्स यहाँ पर अभी सिस्टम्स हमारे बने हुए हैं कि एग्जाम में बस पास हो जाना है। कोर कॉन्सेप्चुअल आइडिया, नॉन वोटिंग स्टेक होल्डर प्रॉब्लम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रायोरिटाइज उन ग्रुप्स को किया जाएगा जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्टोरल आउटकम्स की भाई कौन इलेक्शन जीत जाएगा। अब क्योंकि बच्चे वोट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल अर्जेंसी जो है, ठीक है, वो नहीं आ पा रही है।
स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं, मीनिंग पॉलिटिकली यहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स को एक अर्जेंसी, एक इमरजेंसी की तरह नहीं ले रहे, जबकि इतनी बुरी सिचुएशन है। अभी जब थोड़ा वो आया था, मानसून वाला टाइम आया था, राजस्थान में एक स्कूल था जहाँ पर की छत गिर गई थी और काफी बच्चों की डेथ हो गई थी। कुछ दिन लोगों ने मतलब यहाँ पर उस इशू को बनाया, फिर उसके बाद में सब शांत हो गए। ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? स्ट्रक्चरल इश्यूज स्कूलिंग में, अब यहाँ पर अक्रॉस इलेक्शन साइकिल्स जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं। पॉलिसीज फोकस करती हैं विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, देन क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर छत गिर गई तो एक अच्छा सा स्कूल बना देंगे, वरना फिर यहाँ पर पब्लिक आउटरीच होगा, बट क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा है कोई नहीं देख रहा। तो ये एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि इमेजिन करते हैं कि जो बच्चे हैं वो वोटर्स की तरह यहाँ पर बेसिकली वोटर्स बन जाएं, और हाउ यहाँ पर इंसेंटिव्स हमें मिलेंगे विद इन एजुकेशन पॉलिसी, और वो जो इंसेंटिव्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जो पहले इंसेंटिव्स होते थे उससे एक शिफ्ट लेकर आएंगे। तो फिर ये बोलते हैं टीचर सेंट्रिक रिफॉर्म्स लेकर आओ, जो कि यहाँ पर हमारे एमर्ज हो सकते हैं। सो बेसिकली एजुकेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो मेंशन की गई है, वो टीचर शॉर्टेज की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हमारे टीचर्स के ऊपर, रोट लर्निंग कल्चर कि यार रट्टा मार लो, ठीक है, एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम्स। तो यहाँ पर ये क्यों परसिस्टेंट है? क्योंकि जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके पास कोई पॉलिटिकल वॉइस है नहीं। पब्लिक चॉइस इकोनॉमिक्स कहती है कि पॉलिटिक्स उन लोगों को फेवर करेगी जो इमीडिएट वोटर्स हैं, ना कि जो फ्यूचर बेनिफिशियरीज हैं। तो एग्जाम्पल, अगर रोड्स यहाँ पर हमें बिल्ड करनी है तो वो विजिबल रिजल्ट दे रही हैं, और अगर लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करेंगे तो ये बच्चे तो कभी ना कभी जाकर यहाँ पर वोट करेंगे। अभी तो बहुत साल है, ठीक है, 10 साल 15 साल है। फिर ये टीचर रोल में कहते हैं गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ में, कि देखो जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर केवल 19% अपना टाइम टीचिंग पर देते हैं, रेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में जाता है। आजकल तो कुत्ते भी उठवाए जा रहे हैं और यहाँ पर कुत्ते काउंट भी करवाए गए हैं। सो इस तरह की चीजें यहाँ पर, खैर यू कैन नॉट राइट दैट इन द डिस्क्रिप्टिव, बट मैं चीज बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको यही चीज बोली गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के ऊपर ये बेचारों को ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो क्लासेस रिसोर्स मिसअलोकेशन प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर टीचर्स, डेटा कलेक्टर्स, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, इम्प्लीमेंटर्स, और इलेक्शन स्टाफ बन जाते हैं। आपको पता है ना, वोटिंग वगैरह होती है तो इनको भेज दिया जाता है। तो एजुकेशन आउटकम्स जो हैं अब वो पॉलिटिकली क्रिटिकल हो चुके हैं। तो कहाँ पर हमारे जो ये ऑथर हैं, इन्होंने इमेजिन किया है कि चिल्ड्रन ऑफ वोटर्स हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है नॉन टीचिंग वर्कलोड को, और जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं वो अब लर्निंग आउटकम्स की तरफ जा रही हैं। कब? जब बच्चे वोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन देखा जाता है, एक सिग्निफिकेंट शेयर टीचर्स का टाइम का स्पेंड किया जाएगा नॉन टीचिंग ड्यूटीज जैसे सर्वे, इलेक्शन वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को। और ये एडिटोरियल बोलता है कि अगर बच्चों को हम इलेक्ट्रोल इन्फ्लुएंस दे देते हैं तो जो टीचिंग टाइम है वो प्राइमरी परफॉर्मेंस मैट्रिक बनेगा। गवर्नमेंट्स यहाँ पर प्रायोरिटाइज करेंगी क्लासरूम एंगेजमेंट ओवर जो ब्यूरोक्रेटिक असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। टीचर्स की अवेलेबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट की बात करते हैं ये। तो ये बोलते हैं कि देखो यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसीज तो बहुत हाई है ना। तो हमारे पास में मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स होते हैं, डिलेड रिक्रूटमेंट्स हैं जहां पर, और एब्सेंटीजम भी बहुत ज्यादा देखी जाती है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की वजह से। सर्विस डिलीवरी गैप्स हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफी लोअर है, और अगर बच्चे यहाँ पर इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस रखते तो टीचर का रिक्रूटमेंट पॉलिटिकली अर्जेंट बन जाता। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉन्ग स्टैंडिंग वैकेंसीज और मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स कॉमन हो चुके हैं बहुत सारे रीजंस में। इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स की पुश करती है पॉलिसी मेकर्स को कि वो एक्सेलरेट करें रिक्रूटमेंट साइकिल्स, एब्सेंटीज्म को यहाँ पर रिड्यूस करें, डिप्लॉयमेंट बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होगी इंप्रूवमेंट रेदर देन की एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इनको रखा जा रहा है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन इन लर्निंग मेथड्स, अभी जो बीएलओस बनाए गए थे, फैकल्टीज को बनाया गया, टीचर्स को, मेमोराइजेशन टू अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम यहाँ पर रट्टा मारने की जगह कहाँ जा रहे हैं, रोट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे। तो एडिटोरियल क्रिटिसाइज करता है मेमोराइजेशन हैवी स्कूलिंग, जहां पर एक यूनिफॉर्म करिकुलम डिजाइन है। इंडिया अब एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर स्किल्स जो हैं, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी से बढ़ेंगी। और अगर हमारा एग्जाम सिस्टम अभी भी मेमोरी रिकॉल को ही रिवॉर्ड करेगा तो एक स्किल मिसमैच तो देखने के लिए मिलेगा ही।
सो यहाँ पर इंडियन स्कूलिंग मॉडल जो है एम्फेसाइज करता है यूनिफॉर्मिटी और रोट लर्निंग। अगर स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी डिसीजंस को, तो क्लासरूम्स यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग्स, एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन नॉलेज की रेदर देन सिलेबस को केवल कंप्लीट करना, इस पर फोकस करेंगे। फिर ये बात करते हैं पेडागोजिकल डिजाइन में, स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं करिकुला जो कि रियल वर्ल्ड स्किल्स को और अडेप्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा रेदर देन रिजिड कंटेंट हैवी स्ट्रक्चर्स। फिर बात करते हैं री इमेजिनिंग असेसमेंट सिस्टम। तो एडिटोरियल जो है वो यहाँ पर इंडिया का जो हैवी रिलायंस एग्जाम के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करता है। ये कहते हैं कि भाई ये देखो, ये तो यहाँ पर केवल कंपटीशन मेजर कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स के पास में कोई पॉलिटिकल एजेंसी होती तो क्लासरूम्स यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी लर्निंग स्पेसेस में इनके ऊपर काम करती। तो यहाँ पर एग्जाम्स जो हैं वो क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो इजी है एडमिनिस्टर करने के लिए, क्वांटिफाइबल हैं और पॉलिटिकली सेफ माने जाते हैं। अब यहाँ एक मेजरमेंट बाइस देखी जाती है। जो सिस्टम्स हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं कि क्या चीजें इजी टू मेजर है, मार्क्स हैं, ना कि यहाँ पर क्या जो असल में मैटर करता है, लर्निंग्स। तो हाई पास परसेंटेज पुअर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हाइड कर देती है। फिर ये बात करते हैं मोटिवेशन ओवर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फियर का भी रिजल्ट होता है, ऐसा मेरे टीचर ने मुझे बताया था। तो यहाँ पर एडिटोरियल जो है आर्ग्यू करता है कि स्कूल्स जो हैं वो रिलाय करते हैं फियर ऑफ मार्क्स, फियर ऑफ फेलियर, सोशल प्रेशर पर। और फियर ड्रिवन सिस्टम जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म कंप्लायंसेस तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जो क्यूरियोसिटी और इनोवेशन है वो कम कर देते हैं। और एक एआई ड्रिवन इकोनॉमी में कंट्रीज को इंट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत है, ना कि रोड डिसिप्लिन की। ठीक है, तो यहाँ पर एनफोर्स कंप्लायंसेस से हमें नर्चरिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल की तरफ जाना है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई देखो, एजुकेशन को एक लॉन्ग टर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर करो। और ऐसा ना बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो करती भी हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन नेशंस फॉर एग्जांपल, जापान में बहुत ज्यादा माना जाता है इस चीज को। तो एजुकेशन जो है वो केवल एक सोशल सेक्टर इशू नहीं है, ये यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इनोवेशन कैपेसिटी, लेबर मार्केट आउटकम्स, इन सबको भी अफेक्ट कर रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ लेकर आएगा। और अगर स्कूलिंग यहाँ पर एम्फेसाइज करेगी मेमोरी ओवर थिंकिंग, तो जो फ्यूचर वर्कफोर्स बनेगी वो यहाँ पर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक स्ट्रक्चरल चैलेंज, एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं वो रिजल्ट्स यहाँ पर बियॉन्ड इलेक्टोरल साइकिल्स डिलीवर करती हैं, लेस पॉलिटिकली अट्रैक्टिव बना देती हैं डिस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस। फिर ये बोलते हैं वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी डिजाइन। तो अगर बिना वोटिंग राइट्स के भी ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट काउंसिल्स, पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग, यूथ कंसल्टेशंस के ऊपर, जो कि बच्चों के पर्सपेक्टिव्स को गवर्नेंस के अंडर लेकर आए, ना ही केवल लेकर आए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो। सो चिल्ड्रन वोटिंग आइडिया जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? लैक ऑफ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन पॉलिसी। पेरेंट्स वोट करते हैं लेकिन उनके प्रायोरिटीज में जॉब, इन्फ्लेशन, सेफ्टी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। सो पॉलिसी रिस्पॉन्सिवनेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि पॉलिटिकल इंसेंटिव्स क्या हैं, प्रेशर ग्रुप्स और इलेक्टोरल इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन। तो एक शिफ्ट अगर हम स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ लेकर आते हैं, तो जो डिमांड्स हैं मॉडर्न नॉलेज इकोनॉमी की, उसके साथ में हम अलाइन कर पाएंगे। देखो, ये बोलते हैं कि एजुकेशन स्पेंडिंग एफिशिएंसी यहाँ पर मैटर करती है। अगर टीचिंग टाइम केवल 19% है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पर लो आउटपुट एफिशिएंसी दिखाता है। तो हमें आउटकम बेस्ड बजटिंग बनानी चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी चाहिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंटली यहाँ पर करना होगा। सो बेसिकली इम्प्रूव्ड टीचिंग क्वालिटी और पेडागोजिकल इनोवेशंस लेकर आने हैं जो कि एनहांस करें वर्कफोर्स रेडीनेस को। एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस करना है ताकि हम मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट कर सकें। पेडागोजी क्या होता है? एक ऐसा मेथड या प्रैक्टिस जिसमें हम टीचिंग करते हैं और यहाँ पर कैसे कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा और लर्न किया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स, मेजरेबल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स जो स्टूडेंट्स गेन करें एजुकेशन से। रोड लर्निंग आपने रट्टा मार लिया, आपको डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स, एक ऐसा टीचिंग एनवायरनमेंट जहां पर एक टीचर
स्टूडेंट्स को हैंडल करता है मल्टीपल ग्रेड लेवल्स में साइमल्टेनियसली। मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th से और 10th का छोड़ो 12th तक के बच्चों को देख रही हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। एग्जाम लेंस की बात करते हैं अब यहाँ पर, कुछ हिडन लर्निंग एंगल्स। तो एजुकेशन रिफॉर्म डिबेट्स फोकस कर रहे हैं लर्निंग की क्वालिटी के ऊपर, ना कि एनरोलमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी तक हमारी रिपोर्ट्स वगैरह भी बोल रही थी। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पब्लिक पॉलिसी में शेप करेंगे कि कैसे सेक्टर्स यहाँ पर जैसे एजुकेशन है वो इवॉल्व करना चाहिए। इंटरसेक्शन डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का होना चाहिए। और फ्यूचर एजुकेशन मॉडल्स में क्रिएटिविटी, जजमेंट, कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करो यहाँ पर, जो कि आपकी लेस सूटेड है ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम जो हमारा हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना हमारे साथ, तो आरपी एकेडमी आप सभी के लिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लेकर आई है। दिस इज अ पेड इनिशिएटिव, जहां पर एक प्राइवेट ग्रुप बनाया जाता है, आपको ऑल्टरनेट डेज पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप आंसर्स लिखते हो, उनको चेक किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है और 48 आवर्स के अंदर अंदर साथ में एक मॉडल आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी स्किल शार्पन करते जाते हो, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।